बैंगलोर के लोगों से मिलने के लिए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने यूनिक प्रोग्राम किया। आरआर नगर यानी राजराजेश्वरी नगर में मॉर्निंग वॉक करने के बाद लोगों की समस्याएं सुनने के लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी कि जीबीए के अधिकारियों को लेकर आए थे। बेंगलुरु नाडिगे कांग्रेस का नहीं, सरकारी कार्यक्रम था। आरआर नगर बीजेपी की जीती हुई विधानसभा सीट है, जिसके विधायक हैं मुनीरत्ना। न जाने क्या सोचकर सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मुनीरत्ना आरएसएस की ड्रेस में पहुंच गए। काली टोपी, खाकी पैंट, व्हाइट शर्ट पहनकर जनता के बीच जाकर बैठ गए। सरकार के कार्यक्रम में आरएसएस की ड्रेस पहनकर पहुंचने का मकसद डीके शिव कुमार को चिढ़ाना था। मंच से डीके शिव कुमार ने मुनीरत्ना को देख लिया कि वो जमीन पर आरएसएस की ड्रेस में गांधी जी की फोटो लेकर बैठे हैं। उन्होंने भी मंच से मुनीरत्ना को चिढ़ाते हुए आवाज दी, ए कारी टोपी, यहाँ आओ। बस इसी से हंगामा शुरू हो गया। डीके के बुलाने पर मुनीरत्ना मंच पर आए और जमकर हंगामा किया। डीके से माइक छीनने की कोशिश की, ऐसा नहीं कर पाए तो शो होस्ट का माइक झपट लिया। हल्ला मचाने लगे कि वो चुने हुए विधायक हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। सरकारी कार्यक्रम को कांग्रेस का मंच बना दिया है। मुनीरत्ना ये कहते हुए बाहर आ गए कि डीके उनकी पॉलिटिकल करियर खत्म करने पर तुले हैं। मुनीरत्ना से डीके कहते रहे कि बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं, लेकिन मुनीरत्ना नहीं माने। बीजेपी विधायक का हंगामा देखकर आयोजकों ने सख्ती की। माइक वापस लेकर मंच से उतारा गया। डीके ने कहा कि बीजेपी विधायक को बोलना है तो विधानसभा में बोले। कर्नाटक में आरएसएस को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक गर्मागर्मी चल रही है। आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी की लाइन बहुत हार्ड है। उस हार्ड लाइन का असर कर्नाटक में दिख रहा है, जहां कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार चल रही है। कुछ दिन पहले विधानसभा में डीके शिव कुमार ने भी नमस्ते सदा वत्सले गाकर हलचल मचाई थी। अब जो हुआ है वो तो बड़े भूचाल का इशारा कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे कर्नाटक सरकार में आईटी और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। कर्नाटक में आरएसएस के खिलाफ सबसे सख्ती से अगर किसी ने स्टैंड लिया हुआ है तो वो प्रियांक खड़गे हैं। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के खिलाफ इतना बड़ा स्टैंड ले लिया जिसकी बात तो राहुल गांधी भी नहीं करते। कर्नाटक में आरएसएस को बैन करने के लिए उन्होंने अपनी सरकार को लिखा है। प्रियांक की चिट्ठी पर जितनी तेजी से एक्शन शुरू हुआ है, उसे माना जा रहा है कि कहीं कर्नाटक में आरएसएस बैन न हो जाए। प्रियांक खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी भेजी। सीएम ने चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश को जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड कर दिया। प्रियांक खड़गे ने मांग की है कि सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए। आरएसएस सरकारी स्कूलों, खेल के मैदानों और मंदिरों में शाखाएं और सभाएं आयोजित करके बच्चों और युवाओं में विभाजनकारी विचार फैला रहा है। ऐसी गतिविधियां संविधान की भावना और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, इसीलिए फौरन बैन लगना चाहिए। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेजों, मंदिरों या फिर किसी ग्राउंड में आरएसएस के सभी कार्यक्रम पर बैन लगाया जाए। खड़गे ने यह सवाल भी उठाया कि बिना पुलिस परमिशन के कैसे आरएसएस के लोग लाठियां लेकर घूमते हैं। खड़गे ने आरएसएस की तुलना तालिबान से भी कर दी। Any fanaticism is equivalent to Taliban, no? Irrespective of religion. Taliban does not respect women. RSS does not respect women. Taliban does not like democracy. RSS does not like democracy. Taliban does not believe in the constitution. They don't believe in the RSS does not believe in the constitution. Where there also only the poor people are forced to join the whatever the holy war. Here also Dharam Rakshak only poor people are to do. My question is simple, sir. If RSS is a registered organization, show me one document where it is registered. How it got registered, who runs the show, where they are getting the money from, how they are able to build 200-300 crore offices in Delhi. ये सब ऐसे समय में हुआ है जब आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी खुद आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डाक टिकट, सिक्का भी जारी किया। आरएसएस के लिए बैन नया नहीं है। अब तक 3 बार कांग्रेस की सरकारों के समय में बैन लग चुका है। आरएसएस पर पहली बार बैन महात्मा गांधी की हत्या के बाद यानी कि 1948 में लगाया गया था।
दूसरी बार इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी की सरकार में बैन लगाया गया। तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी आरएसएस पर बैन लगाया गया था। तीनों बार बैन हटाया गया। इस समय आरएसएस पर कहीं किसी तरह का बैन नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा बैन भी हटा दिया है। प्रियंका खरगे की मांग और कांग्रेस में हो रही हलचल के खिलाफ बीजेपी ने भी विरोध का कड़ा स्टैंड लिया है। Before speaking about RSS, before commenting on RSS, you should understand the contribution of Rashtriya Swayamsevak Sangh. In fact, when Congress government was in power, because by appreciating RSS contribution during India-China war, Priyanka Kharge should understand this. Probably his written letter, he is also eyeing on Chief Minister's post. Because of this, he might have written letter to Chief Minister to get a brownie point from the Congress High Command. 2023 के विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें आरएसएस का तो जिक्र नहीं था, लेकिन पार्टी ने बजरंग दल का जिक्र करते हुए वादा किया था कि ऐसे संगठनों पर बैन लगाया जाएगा जो दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देते हैं। अब प्रियंका खरगे आरएसएस के खिलाफ ऐसे बैन की मांग कर रहे हैं जिसकी बात राहुल गांधी भी नहीं करते। हालांकि वो आरएसएस की विचारधारा को बांटने और नफरत फैलाने वाली जरूर मानते हैं। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है। उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीजफायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश ए मोहम्मद का चीफ चाहिए और मुझे इन राइटिंग गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे और पीओके लेना चाहिए।